अहम खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां एनआईए की छापेमारी, 1 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर एनआईए का रेड, कट्टरपंथी समूहों को लेकर छापे, युवाओं को कट्टरपंथी समूह से जोड़ने के संबंध में छापेमारी की गई है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी को अंजाम दिया। कट्टरपंथी समूहों को लेकर इनपुट्स मिले थे, उसके बाद इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। युवाओं को कट्टरपंथी समूह से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी और उसी की वजह से फिलहाल ये छापेमारी की गई है। कार्रवाई लगातार जारी है और उस बीच जम्मू कश्मीर से ये खबर आपको बता रहे, कट्टरपंथी समूहों को लेकर ये छापे मारे गए हैं। क्या कुछ निकल कर आता है छापेमारी के बाद में, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी कई सारे ऐसे संगठनों का भंडाफोड़ किया गया था जो कि कट्टरपंथी समूहों के साथ में जो यंगस्टर्स होते थे, जो यूथ थे, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें जोड़ने का काम करते थे। फिलहाल छापेमारी की गई एनआईए के द्वारा, कट्टरपंथी समूहों को लेकर छापे मारे गए। बड़ी जानकारी इस वक्त की। और इस बीच लगातार खबरों का सिलसिला जारी। अगली खबर का रुख करते हैं, आपको बता दें खबरों में बढ़ते हैं आगे और एक और खबर तस्वीर के साथ जिसका हर अखबार में जिक्र है। हेडलाइन बता देती हूँ हिंदुस्तान की। प्रधानमंत्री ने संसद कैंटीन में सांसदों के साथ भोजन किया, सांसदों को अलग अलग फोन करते हुए बुलाया। मोदी के साथ कैंटीन में भोजन करने वाले सांसदों में एल मुरुगन, भाजपा के जो नेता है, रितेश पांडे, हीरा गावित। देखिए रितेश पांडे की बात करें, वो बसपा, जैसे कि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद बल्कि अलग अलग पार्टीज के सांसद इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाया किसी को ये नहीं पता था। सूत्रों के अनुसार इन सांसदों को कॉल आई थी, लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाया। जब सभी सांसद मोदी के पास गए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि चलिए आज मैं आपको एक सजा सुनाता हूं। फिर प्रधानमंत्री सभी को अपने साथ लेकर संसद की कैंटीन गए और भोजन किया। राजनीति पर कोई बातचीत फिलहाल यहाँ पर नहीं हुई है। देखिए कुछ खास तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के साथ कई अनुभव बांटे। सांसदों ने मोदी से सवाल भी यहाँ पर पूछे। हालांकि राजनीति पर कोई बातचीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी के लाइफस्टाइल, कब उठते हैं, कब सोते हैं, ऐसे सवाल जो है सांसदों की तरफ से पूछे गए, ऐसा अखबारों में जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो रात में सिर्फ 3.5 घंटे सोते हैं, सूर्यास्त के बाद कुछ भी वो नहीं खाते। तस्वीर इस वक्त आपको लगातार दिखा रहे, मेल मिलाप दिया है सब हेडर और हर अखबार में इसका जिक्र। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं मेजर आर्क बिशप राफेल थटिल। मेजर आर्क बिशप राफेल थटिल का दिल्ली दौरा, और ऐसे में सिरो मालाबार चर्च के मेजर आर्क बिशप राफेल थटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर वो थे और उस वक्त ये तस्वीरें हैं। सिरो मालाबार चर्च के मेजर हैं आर्क बिशप राफेल, और जब उनका दिल्ली दौरा आया तो उन्होंने मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की और गुलदस्ता भेंट भी उनको किया। बाकायदा ये फोटोज जो इस वक्त आप भारत 24 पे देख रहे हैं, इनको सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया है। आगे बढ़ते हैं पूजा। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन रेड्डी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से सीएम ने मुलाकात की है। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी मांगा। वो तस्वीर भी सामने है जब उनकी मुलाकात हुई आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी की। तो ये देखिए यहाँ पर भगवान की जो प्रतिमा है वो भी भेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, और साथ ही साथ विशेष राज्य के दर्जे की मांग को पीएम मोदी के समक्ष रखा है। हालांकि पीएम मोदी का अब कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन पीएम मोदी ने दावा किया है कि इस बार तो 400 के पार आंकड़े को छुएंगे और 370 तो बीजेपी ही अकेले अपने दम पर जीतेगी और एनडीए 400 पार के आंकड़े को जीतेगा। इस बीच जगनमोहन रेड्डी ने दिल्ली दौरे के दौरान में पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की। और देखिए क्योंकि 5 सम्मान का ऐलान कर दिया गया है सरकार के द्वारा, इस बीच बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भारत रत्न देने की बाला साहेब ठाकरे को मांग उठाई है। बाला साहेब ने हिंदू, आपको बता दें, जन जागृति का काम किया है। राज ठाकरे के द्वारा कहा गया, देश के मशहूर व्यंग्य चित्रकार ये बाला साहेब है, राज ठाकरे के द्वारा कहा गया। और देखिए इस बीच अलग अलग मांगे उठने लगी हैं। 5 क्योंकि भारत रत्न का ऐलान किया गया, उस बीच अब मायावती अपनी मांगों को लेकर सामने आई है और इसके साथ साथ में बाला साहेब ठाकरे को भी भारत रत्न से नवाजने की बातें सामने आने लगी। साक्षी देखिए, कार्टूनिस्ट से शुरुआत की थी उन्होंने। सबसे पहले कार्टूनिस्ट थे बाला साहेब ठाकरे और धीरे धीरे जैसे उन्होंने लोगों को देखा कि उनको समस्याएं आ रही है, लोगों से बातचीत की, लोगों के बीच गए और फिर वो राजनीति में आए और उसके बाद उनका दबदबा बहुत ज़्यादा था। और फिलहाल इस वक्त देखिए ये मांग इस वक्त उठ रही है और अब देखना होगा कि फिलहाल क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो राजनीति के लिहाज से हम देखें इसको कई मायनों में खास भी माना जा सकता है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। आगे बढ़ते संजय राउत ने भी बाला साहेब को भारत रत्न देने की मांग की है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब को भूल गई सरकार,
इसको लेकर अब देखिए कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है। संजय राउत की ये टिप्पणी सामने आई है, हिंदुत्व सरकार बाला साहेब को भूल गई है। संजय राउत ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे और वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए, अब भारत रत्न देने की मांग उठ रही कि तमाम नेताओं को भी भारत रत्न दिया जाए, तो वहीं इसी कड़ी में शिबू सोरेन का नाम भी जुड़ चुका है। शिबू सोरेन को भी भारत रत्न देने की मांग की गई है। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने शिबू सोरेन को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। शिबू सोरेन ने आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी, ये कहा गया है। आप जानते हैं शिबू सोरेन क्योंकि हेमंत सोरेन के पिता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख, और उनको अब ये भारत रत्न यानी कि देश का सर्वोच्च सम्मान देने की मांग यहाँ पर की गई है मिथिलेश कुमार ठाकुर की तरफ से। देखिए, बाकायदा एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया गया है क्योंकि उन्होंने आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी है। और इतना ही नहीं, आप देखिए जंगल, जमीन और जल को लेकर लगातार वो अपनी आवाज़ प्रमुख करते रहे हैं। आदिवासियों के हकों को लेकर वो ये कहते रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें प्रमुखता से जोड़ा जाए, मुख्यधारा में उनको जोड़ा जाए। और अब इसी को लेकर मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि शिबू सोरेन को भी भारत रत्न दिया जाए। पूजा और आगे बढ़े, भारत रत्न के ऐलान पर मुझे खुशी हुई, धनखड़ ये बात करें। नरसिम्हा राव पर बोले जगदीप धनखड़, आर्थिक जगत में उनका एक बड़ा योगदान रहा है, उनका अहम योगदान रहा है और उनके इसी अहम योगदान को लेकर आज उनको इस सम्मान के तौर पर भारत रत्न मिल रहा है। भारत रत्न के ऐलान पर मुझे खुशी हुई है, जगदीप धनखड़ ये बात कहते नजर आए। नरसिम्हा राव पर उन्होंने ये बात रखी, उन्होंने कहा कि आर्थिक जगत में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। और देखिए पूजा, जगदीप धनखड़ आते भी जाट समुदाय से हैं और साथ साथ में किसान समुदाय से भी ताल्लुकात उनके हैं, तो बेहद अहम हो जाता है जब वो इस तरीके की बात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्वेत पत्र की, क्योंकि श्वेत पत्र पर नियम 342 के तहत चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद सभी सांसदों ने कमान संभाली। वित्त मंत्री के बाद बीजेपी सांसद कमान संभालते हुए नजर आए। इस बीच निशिकांत दुबे ने भी बहस की शुरुआत करी और एक तरीके से कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोला गया। आपको याद होगा कि श्वेत पत्र जारी किया गया था 2 दिन पहले और उस बीच कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर काला पत्र लेकर आई थी सामने, जिसके ऊपर बहस छिड़ती हुई नजर आई थी। महिमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए, श्वेत पत्र पर नियम 342 के तहत भी चर्चा हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और सबसे बड़ी बात कि घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आए। हल्द्वानी उपद्रव में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और अखबारों की बात करें तो सीएम धामी ने कहा हल्द्वानी के हर दंगाई की पहचान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को हल्द्वानी हिंसा के एक उपद्रवी को चिन्हित कर उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहा है। डीजीपी ने कहा उपद्रवियों पर एनएसए लगेगा। सीएम धामी ने शुक्रवार सुबह मामले को लेकर दून में उच्च अधिकारियों की मीटिंग भी ली थी और शाम को हल्द्वानी पहुंचकर हिंसाग्रस्त क्षेत्र का दौरा भी किया, घायलों का हाल जाना। कहा कि आगजनी पथराव करने वाले एक उपद्रवी की पहचान कर उनकी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो घटना स्थल है वहां पर खुद पहुंचे, जो लोग परेशान हो रहे थे उनसे बात कर, उनको ढांढस बंधाते हुए मुलाकात उनसे की है, घायलों से भी मुलाकात की है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर डीजीपी को निर्देश दिया और कह रहे थे कि एक जो हिंसा करने वाला व्यक्ति है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उपद्रव पर सीएम ने कहा कि देवभूमि का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा महिमा, और इसीलिए साफ तौर पर सीएम धामी ये कह चुके हैं कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उनसे ही करवाएंगे। उपद्रव पर सीएम ने कहा कि देवभूमि का माहौल खराब करने की साजिश रची गई है, हिंसा की निष्पक्ष जांच होगी, उपद्रवियों पर एनएसए लगेगा और इसके इतना ही नहीं, यूएपीए के तहत भी उन पर कार्रवाई होगी। यानी कि अब देखें, देवभूमि उत्तराखंड, इससे पहले वहां पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि माहौल इस तरीके से खराब किया गया हो और पेट्रोल बम फेंके गए। जब पुलिस वहां पर अतिक्रमण हटाने गई थी तो कहां से पेट्रोल बम इतनी भारी संख्या में वहां पर आ गए। छतों पर पत्थर पहले से मौजूद थे, यानी कि रखे हुए थे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी। ये पहले से ही पूरा षड्यंत्र रचा गया था कि जब वहां पर पुलिस आएगी तो उस पर अटैक करना है। 150 पुलिसकर्मी घायल हुए, कुछ लोगों की जान भी गई है और अब तो वहां पर नजर रखी जा रही है ड्रोन के जरिए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी है और खुद सीएम धामी देखिए हल्द्वानी गए तो वहां पर उन्होंने जो घायल लोग थे उनसे उनका जायजा लिया, हालचाल उनका जाना। तो देखिए, हल्द्वानी में अब जल्द ही कर्फ्यू उठाया जा सकता है। सिर्फ बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू जारी रहेगा, जिस इलाके के अंदर ये पूरा हिंसा हुई थी वहाँ पर अब सिर्फ कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाकी के इलाकों से कर्फ्यू उठा दिया जाएगा। हिंसा के मामले में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही है, डीजीपी की ओर से जानकारी दी गई है।
और देखिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहां पर डीएम बोलती भी नजर आई थी और वंदना सिंह के द्वारा कई सारी जानकारी दी गई थी। तब तक 2 डेथ की कंफर्मेशन उनके द्वारा की गई थी और अब बताया जा रहा है कि 6 डेथ कुल मिलाकर हो चुकी है। और इस बीच हल्द्वानी की 2 घंटे की हिंसा में 5 लोगों की मौत। अखबारों में जो हेडलाइन दी गई उसमें बताया गया उपद्रवियों ने जुटा रखे थे पत्थर और पेट्रोल बम, यानी कि ये प्री प्लान थी, जैसे कि प्रीति अभी बता रही थी। जिला अधिकारी वंदना सिंह चौहान ने शुक्रवार यानी कि कल बताया कि 30 जनवरी को जिला प्रशासन और पुलिस की टीम वन भूलपुरा में अतिक्रमण चिन्हित करने गई थी। तब किसी छत पर पत्थर नहीं था, यानी कि पहले पुलिस ये कह रही है कि पत्थर नहीं था। अब जांच में सामने आ रहा है कि छतों पर पत्थर और पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए थे, प्री प्लान थी, कॉन्स्पिरेसी थी और उसके बाद इसको अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते राष्ट्रपति से मिले बांग्लादेश के विदेश मंत्री और भारत दौरे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इनकी मुलाकात हुई। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों देशों के बीच चर्चा यहां पर हुई है संबंधों को लेकर। तो ये खास तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों देशों के संबंधों को लेकर चर्चा, ताकि भविष्य में ये जो रिश्ते हैं और मजबूत हो, प्रगाढ़ हो। और राष्ट्रपति से बांग्लादेश के विदेश मंत्री की मुलाकात कई मायनों में खास। और तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से मिले बांग्लादेश के विदेश मंत्री। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली दौरा। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की। बिहार में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। ये फिलहाल सामने आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल तो वो काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं अपनी भूमिका को लेकर। कहीं ना कहीं ये संशय उनके मन में ज़रूर है कि आगे लोकसभा चुनाव में क्या वो तरजीह उनको दी जाएगी, उनकी पार्टी को दी जाएगी। फिर विधानसभा भी राज्य में होने हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि मुलाकात फिलहाल बेहद खास और रणनीति को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। पूजा और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जिन्होंने दिल्ली दौरे के दौरान में मुलाकात की। नेतृत्व के साथ में गृहमंत्री अमित शाह से सीएम ने मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हरियाणा की तैयारी पर चर्चा हुई है। तो देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे दिल्ली, यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ में बैठक हुई, उनकी बातचीत हुई। अमित शाह के साथ में मुलाकात की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, जब हरियाणा की स्थिति को लेकर उनकी चर्चा गृहमंत्री अमित शाह के साथ में हुई। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि रामनवमी पर 1 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं अयोध्या, ये कहा जा रहा है। ट्रस्ट और प्रशासन अभी इससे तैयारियों में जुट गए हैं। 17 अप्रैल को मनाई जाएगी रामनवमी और ऐसे में 18 दिनों में करीब आपको बता दें कि 40 लाख भक्त रामलला के दरबार में दर्शन पूजन कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अमर उजाला के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए ऑन एन एवरेज कई सारी रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं। पहले हफ्ते में ही हमने देखा कि 20 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके थे, यानी कि 22 जनवरी के बाद 7 दिन के अंदर 20 लाख श्रद्धालु ने दर्शन किए। उसके बाद लगातार ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 2 लाख श्रद्धालु रोजाना रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नगरी में पहुंच रहे हैं। ऐसे में 1 करोड़ श्रद्धालु 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर दर्शन पूजन के लिए आ सकते हैं। व्यवस्थाओं की बात करें तो शासन प्रशासन की टीमें अभी से तैयारियों में जुट गई हैं, क्योंकि बड़ा दिन है। ऐसे में तैयारियों का बिल्कुल ठीक रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसलिए चाक चौबंद करने की प्रक्रिया में अभी से शासन और प्रशासन लग गए हैं। महिमा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रामनवमी पर 1 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आएंगे और 18 दिनों में करीब 40 लाख भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो वो लगातार आ रहे हैं। अगली खबर इससे जुड़ी हुई है क्योंकि अयोध्या अमिताभ बच्चन पहुंचे। अमिताभ बच्चन ने रामलला के दर्शन किए। बिग बी जब मंदिर में पहुंचे तो उसके बाद सोने की माला अर्पित करते हुए नजर आए। 19 दिन में दूसरी बार अमिताभ बच्चन आए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी जिस और महिमा अमिताभ बच्चन ने तो वहां पर सबसे पहले प्लॉट भी खरीदा था। हमने ये जानकारी भी इसी बुलेटिन के माध्यम से दर्शकों को दी थी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन भी आपने तस्वीरों में देखा होगा पहुंचे थे अमिताभ बच्चन। और आज की बात करें तो फिर से वो पहुंचे। 19 दिन बाद फिर से अमिताभ बच्चन रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर में पूजन अर्चन किया, सोने की माला रामलला को अर्पित करते हुए नजर आए। और 19 दिन में उनका ये दूसरा दौरा है जब वो रामलला के दर्शन करने के लिए राम की नगरी अयोध्या में पहुंचे। यानी कि लगातार जो भक्त हैं, चाहे वो आम हो या खास हो, हर कोई रामलला के दर्शन करना चाह रहा है। और अमिताभ बच्चन तो 19 दिनों में 2 बार पहुंच चुके, तो आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आतंकी अशडल्ला को भारत लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोहाली कोर्ट ने एनआईए की याचिका को मंजूरी दे दी है। कनाडा में रहता है आतंकी अश और अब भारत लाने की उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है कि हिंदुस्तान उसको लाया जाएगा, हिसाब किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि तैयारी फिलहाल शुरू हो चुकी है। पूजा और आगे बढ़ रहे हैं। सीरियल किलर ने पूछा क्या उम्र कैद पूरी जिंदगी की सजा? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। दोषी बोला मरने तक जेल में रहना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और सीरियल किलर ने ये सवाल पूछा कोर्ट में, क्या उम्र कैद पूरी जिंदगी की सजा है? सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई को तैयार है। दोषी ने यह कहा कि मरने तक जेल में रहना तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
आगे बढ़ते हुए बंगाल से खबर। बंगाल की जेलों में महिला कैदी प्रेग्नेंट हो रही हैं। ये खबर हमने आपको कल भी बताई थी। 196 बच्चों का जन्म हुआ है। इस सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। रिपोर्ट से जेल विभाग में हड़कंप है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से कैदियों का प्रेग्नेंट होना, महिला कैदियों का प्रेग्नेंट होना बड़े सवाल खड़े करता है। 196 बच्चे कुल मिलाकर पैदा हुए हैं और इसी के ऊपर रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे चंडीगढ़ चुनाव की। यानी कि मेयर का चुनाव जो हाल फिलहाल में हुआ, हाईकोर्ट ने नोटिस दिया और प्रशासन को उप महापौर चुनाव पर नोटिस दिया गया है। प्रशासन को 26 फरवरी तक पक्ष रखने के लिए कहा है कोर्ट ने यहाँ पर। और 30 जनवरी को उप महापौर का चुनाव हुआ था। चुनाव में धांधली के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर कि किस तरह से वहाँ पर जो संबंधित विभाग के अधिकारी वो बैठे हुए थे और जिस वक्त काउंटिंग हो रही थी उस वक्त धांधली उनकी तरफ से की गई। इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए। वो कोर्ट पहुंचे और उसके बाद अब चंडीगढ़ चुनाव पर हाईकोर्ट ने फिलहाल नोटिस भी दे दिया है।